हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिनों के क्लास में हमने आपको साउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट करवाए थे और टेस्ट भी आप लोग बहुत अच्छा से सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे हैं क्या कि एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले उसका कंसेप्ट देंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला चीज़ क्या कहता है, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन होता क्या है पहले हम ये समझ लेंगे पहले, ठीक ना। ये ग्रेविटेशन होता क्या है ये समझ लेंगे, फिर हम ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी होता है, जैसे एक बॉडी है, दूसरा बॉडी क्या करता है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। अट्रैक्ट करने का मतलब कि ये इस तरह से डायरेक्शन, ये इधर अट्रैक्ट करता है, ये इधर अट्रैक्ट करता है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट। एवरी सेलेस्टियल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक ना। अब ये जो अर्थ के केस में हम लोग लेते हैं, सिर्फ हमारा अर्थ के केस में लेते हैं, तो इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि हमारा जो अर्थ है, एवरी बॉडीज़ को क्या करता है, ये अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमारे अर्थ के लिए सिर्फ ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज होता है। हालांकि ये ग्रेविटेशन ही है, लेकिन ये अर्थ के केस में हम लोग ग्रेविटी लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं। स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, क्या कहा है। पहले हम इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन देते हैं आप लोग, ठीक है ना, कि फोर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, ये कैपिटल जी इंटू क्या है, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये इसको आप लोगों को समझ लेने हैं और इसी से आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, जैसे देखिए क्या कहा है, कहा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पे देखिए m1 m2 जो है ना, m1 m2 क्या है, ये दोनों m1 m2 का प्रोडक्ट है ये, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहाँ पे देखिए क्या था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, कि यहाँ पे जो m1 m2 का जो प्रोडक्ट है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ये, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला बात को यहाँ से समझिए। पहला बात क्या है कि टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 का। पहला बात कह दिया ये, बस इसको समझ लेना। दूसरा बात क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से फोर्स जो है ये इन्वर्सली मतलब 1/r² हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स तो दो सेम है, तो ये दोनों को मिला देते हैं तो r² यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब हम लोग क्या है, यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन मिल चुका है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन दिख रहा है हम लोग का, इसको इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जी लगाएंगे, मतलब एफ इज इक्वल टू हो जाएगा जी m1 m2 बाय r² हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया है, ओरिजिनल का जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, जिसमें जी का वैल्यू कितना होता है, तो देख सकते हैं आप लोग जी का वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक ना, कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये कहता है। ठीक है, इसको बात को समझना है कि अब ये आखिर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आया कैसे, तो हम लोग एक एक करके समझाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग को इसका बस याद रख लीजिए फिलहाल, क्योंकि अभी अगर हम बताने चले तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसका यूनिट के बारे में समझा देंगे, इसका यूनिट आया कैसे। ठीक है, खैर यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो चुका है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है यहाँ पे लागू हो रहा है। इसको फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, इसके बारे में बता रहा है। अब आते हैं क्या कहता है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी वेट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है मास और एक होता है वेट। ठीक ना, तो ये वेट और मास में क्या डिफरेंस है, तो ये एक्चुअल मैटर जो बॉडी में कंटेन करता है इसको मास कहते हैं, और ये जो होता है एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग वेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा कि द वेटलेसनेस इज आउटर स्पेस हैपेंस बिकॉज द वेट ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी इज यूज्ड टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू क्या है रिमेन इन द क्या बोलते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ रोटेशन। देखिए यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है हम उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। एक्चुअल में मान लीजिए ये क्या है, सन है, इसके चारों तरफ हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है। ठीक ना, एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। तो आखिर ये इसका वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है कि एक फोर्स इसको क्या करता है, वेट जो है ये सन अपने तरफ खींचता है। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ये क्या करता है कि बाहर की तरफ एक खींचता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, और ये सेंट्रीपिटल जो कि सेंटर की तरफ जो खींचता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो बाहर की तरफ खींचता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वेटलेसनेस क्यों होता है कि आउटर स्पेस हैपेंस बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑर्बिटिंग body is used to provide the centripetal force required to remain in particular orbit of rotation। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसको क्या करता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इसको रहने पे मजबूर कर देता है, कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक ना, अब क्या कहा है आगे देखिए, कहा क्या है कि यहाँ से देखिए कि दिस इज द रीजन, इसी के चलते क्या होता है कि मून डजंट फॉल डाउन टू द अर्थ। जो होता है अर्थ, जो देखिए ये अर्थ है और इसके इसके चारों तरफ मून क्या करता है, इसको रोटेट करते रहता है अर्थ के चारों तरफ। तो इसी के चलते मून जो होता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको क्या करता है, इसके तरफ खींचे हुए रहता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो होता है अर्थ मतलब मून जो है इसके तरफ मतलब गिर नहीं जाता है। एक फोर्स जो होता है कि एक अट्रैक्ट करता हुआ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की दूसरी तरफ इसको खींचता है। तो क्या कहा है कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ मून इज यूज टू मेंटेनिंग द, देखिए ग्रेविटेशनल पुल जो होता है खिंचाव ऑन अ मून टू यूज अप इन क्या है मेंटेनिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द मून इन ऑर्बिट ऑफ रोटेशन अराउंड द अर्थ। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक खिंचाव, ठीक ना, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है जो कि अर्थ की तरफ खींचे हुए रहता है, जो मेंटेन करता है कौन सा फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक ना, एक पुल जो होता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है, मेंटेन किए हुए रहता है इसलिए। ठीक है, ये अर्थ मतलब क्यों नहीं मून को मतलब अब मून जो है अर्थ में क्यों नहीं गिर जाता इसके बारे में एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब आते हैं क्या कहा यहाँ पे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेट में मोशन जो होता है इसका केपलर्स लॉ क्या कहता है कि ऑर्बिट ऑफ एन प्लेनेट आर एलिप्टिकल। मतलब ये जो है मान लेते हैं ये सन है, इसके चारों तरफ जो प्लेनेट घूम रहे हैं ये एलिप्टिकल पाथ, और ऑर्बिट इस तरह का होता है सर्कुलर टाइप का। ठीक ना, लेकिन ये जो एक्चुअल में ऑर्बिट है वहाँ पे ये क्या है, एक एलिप्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक ना, आते हैं क्या है, प्लैनेट्स कवर्स, देखिए यहाँ पे प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल, दैट इज यहाँ पे r³ t² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फार्मूला है। हालांकि जैक के लिए इतना कंसेप्ट जरूरी नहीं है इसको, लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्या कहा है कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, द बॉडी इज said to be free falling if it is begin to fall downward towards the earth due to the earth's gravity only। मतलब ग्रेविटी के चलते, ठीक ना, हम बोले थे अर्थ में ही सिर्फ ग्रेविटी का केस आता है, तो ग्रेविटी के चलते जो फॉल करता हुआ आता है, ठीक ना, इसको हम लोग फ्री फॉल कहेंगे, ठीक ना। बॉडी साइड टू बी फ्री फॉलिंग इफ इट बिगिन टू फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। अगर अर्थ ग्रेविटी के चलते अगर सिर्फ ये आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जी का वैल्यू बता दिया यहाँ पे, इतना होता है जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी होता है तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम तो पहले ही बता चुके आपका, ये जी का वैल्यू है। आते हैं नेक्स्ट, टिप टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि अपवर्ड मोशन अगर रहे, कि इस तरह का मोशन जाए, ठीक ना, अर्थ के, तो ये जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ होगा, ठीक है। और वही डाउनवर्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ, तो क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, वही बोल रहा है। और वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद तो रुक जाएगा ना बॉडी, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि डाउनवर्ड मोशन के लिए यहाँ प्लस ले लिए हैं और फ्री फॉलिंग बॉडी एंड टेक इनिशियल वेलोसिटी एज द 0। मतलब अगर डाउनवर्ड के लिए, अगर ये है डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के चलते जो इक्वेशन मोशन है, इक्वेशन मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए v, यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है, जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे g पुट कर दिए हैं। अब ये जो g है अगर अपवर्ड की तरफ होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो देखिए ये किसके लिए था, डाउनवर्ड के लिए है पॉजिटिव, लेकिन अपवर्ड के लिए माइनस है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा हम लोग पढ़े थे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ एक्सेलरेशन जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ वहाँ हम लोग जी पुट कर दे रहे हैं, और जी का वैल्यू अगर अपवर्ड के तरफ हो तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर डाउनवर्ड हो तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट क्या कहा है कि हम लोग क्या पढ़े थे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस। अब जहाँ जी एस है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस जी एस था, तो जहाँ जी एस है वहाँ पे हम लोग, मतलब जहाँ ए एस था वहाँ पे जी एस पुट कर दिए, और वो अगर अपवर्ड रहा तो नेगेटिव, मतलब अपवर्ड मोशन रहा तो नेगेटिव, और डाउनवर्ड रहा तो पॉजिटिव ले लेंगे। ये सारे कंसेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है कि मास किसको कहते हैं, मास इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। हम अभी बताए थे एक्चुअल जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मास कहते हैं। अब वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, तो अभी वेट बता दें कि ग्रेविटी के चलते क्या बोलता है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अनदर बॉडी सच एज द अर्थ द सन etc। मतलब क्या करता है कि वेट या तो सन या फिर अर्थ जो भी क्या रहा है, क्या कर रहा है, उसको अपने तरफ जो खींच रहा है उसको हम लोग वेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ मून, अगर मून में 1 kg है, हाँ, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो अर्थ में क्या हो जाएगा, वही 6 kg हो जाएगा। अगर मून में कोई चीज़ 10 kg का है, ठीक है, तो यही अर्थ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू ये जो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 kg का हो जाएगा, 60 kg का हो जाएगा। अगर कोई इंसान यहाँ पे 60 kg का है अर्थ में, तो मून में जाएगा तो डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो ये 10 kg का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पर्सन क्या बोलता है कि 60 kg का है, कहाँ अर्थ में है, तो उसका मून में इसका वेट कितना हो जाएगा। तो मून में वेट निकालने के लिए हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, और 6 1 जा 6 और ये 0 हो जाएगा, मतलब 10 kg हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से
कितना टाइम हो गया है? हो गया लगभग 15 मिनट हो चुका है। ठीक है, कल हम आपको थ्रस्ट, प्रेशर और ये सब से रिलेटेड जितना भी है कंसेप्ट आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो 2 दिन कम से कम हम लोग लगाते हैं इसको थ्योरी में, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो आज का हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।